हिंदी निबंध यूनिट 9 उत्तर फाल्गुनी के आसपास हमेशा ही यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो ये निबंध है कुबेर नाथ राय जी को, जो कि आपको पूरा पढ़ लेना है। और बार बार आप किसी भी एग्जाम में यूजीसी नेट एमपी सेट की तैयारी कर रहे हो तो प्रश्न यहाँ से बनते ही हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर लेखक के बारे में। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पुराने हो भैया सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक, हाइप और कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। तो चलते हैं, कुबेर नाथ राय जी का जन्म हुआ था 1933 ईस्वी में। उनके प्रमुख निबंधों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला निबंध का नाम आता है प्रिया नीलकंठी, जो कि 1968 में लिखा था। रस आखेटक 1970, गंधमादन 1972 ईस्वी। इसके अलावा है विषाद योग, ये इसीलिए यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के साथ दे रखे हैं क्योंकि कुबेर नाथ राय जी का चाहे उत्तर फाल्गुनी से क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन इनके जो ये बाकी के निबंध हैं, इनमें से क्रम से या फिर इनका प्रकाशन वर्ष ये मैचिंग में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है? तो विवेक की राय, कुबेर नाथ राय, इनको ज़रूर आपको अच्छे से याद रख लेना है। विषाद योग आया था 1973 ईस्वी, निषाद बांसुरी 1975, स्वर्ण मुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1979 ईस्वी, कामधेनु 1980। इसके बाद है मन पवन की नौका 1982, त्रेता का वृहद मास 1982, मराल 1993, उत्तर कुरु 1994, वाणी का क्षीर सागर 1998, अंधकार में अग्निशिखा 1998 और आगम की नाव 2002 ईस्वी। तो ये सारे निबंध आपको लिख लेने एक जगह पर, इनको नोट कर लेना क्योंकि ये क्रमानुसार पूछ लिए जाते हैं। तो चलते हैं अभी हम उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध की तरफ। ये 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये जो निबंध है विषाद योग निबंध संग्रह में संकलित है। ठीक है, किस निबंध संग्रह में संकलित है तो ये आपको याद रखना है, विषाद योग। आगे यह एक प्रमुख ललित निबंधकार है। कुबेर नाथ राय, विवेकी राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम एक ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना, प्रमुख ललित निबंध है जो आपका निबंध है। विश्वनाथ तिवारी जी क्या कहते हैं कि कुबेर नाथ राय के निबंधों में रस छलकता रहता है। कुबेर नाथ राय के निबंधों में क्या छलकता है? रस छलकता है। वैसे भी जो कुबेर होता है ना, कुबेर, है ना? कुबेर का खजाना, कुबेर जी महाराज जिस पर प्रसन्न हो जाएँ, उस इंसान से भी वैसे भी रस छलकेगा, है ना? तो निबंध की भाषा में तत्सम शब्दों के साथ-साथ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। ये निबंध की जो भाषा है, उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग तो किया ही है, साथ में अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। ये भी थोड़ा-सा हम पढ़ेंगे, आगे देखने को मिलेंगे कुछ शब्द। विषय वस्तु इसकी क्या है? तो इस निबंध में कुबेर नाथ जी ने मनुष्य जीवन में और ऋतुओं, नक्षत्रों में समानता दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है? इस निबंध में कुबेर नाथ जी ने क्या किया है? तो मनुष्य जीवन में और ऋतुओं और नक्षत्रों में समानता समानता दिखाने का प्रयास किया है। इस निबंध में रचनाकार ने मनुष्य की जीने की लालसा और जवान बने रहने की भूख, यानी कि इच्छा को भी दर्शाया है ना? जवान बने रहने की भूख या इच्छा किसकी नहीं होती? सभी की होती है। कौन चाहता है कि उसको कभी भी बुढ़ापा आए, है ना? लेकिन साथ ही अध्यापक और छात्रों के बीच के संबंधों को भी आधुनिक दृष्टि से व्याख्यायित किया गया है। आगे देखते हैं इसके प्रमुख तथ्य या प्रमुख उद्धरण। वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी। हमारे जीवन में गधे पचीसी सावन मन भावन है, बड़ी मौज रहती है, परंतु 27वें के आते आते घनघोर भाद्रपद के असनी असनी संकेत मिलने लगते हैं और तीसी के वर्षों में हम तीसी तीसी के वर्षों का मतलब क्या है? 30, जब 30 के होने लगते हैं तब, ठीक है? तीसी के वर्षों में हम विद्युन्म भाद्रपद के काम, क्रोध और मोह का तमिश्र सुख भोगते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तीसी यानी कि हमारे उम्र पर जब हम 27 साल के होने लगते हैं तो आते-आते घनघोर भाद्रपद के असनी संकेत मिलने लगते हैं और फिर तीसी के वर्षों में, है ना? 30, 31, 32 इस तरह से जब हम उन वर्षों में जी रहे होते हैं 30 से 40 के बीच में, तो विद्युन्मय भाद्रपद के काम, क्रोध और मोह का तमिश सुख भोगते हैं। है ना? ये चीज़ें हमारे अंदर क्या होता है, थोड़ा-सा ज़्यादा ही जागरूक हो जाती हैं। आगे परंतु जीवन का वह भाग जिस पर हमारे जन्म लेने की सार्थकता निर्भर है, 25 और 40 या ठेल-ठाल कर 45 के बीच में पड़ता है। ठीक है? परंतु जीवन का वह भाग कौन-सा है जिस पर हमारे जीवन की सार्थकता निर्भर है? सार्थकता का अर्थ है, हम अपने जीवन में कुछ कर गुज़रते हैं,
है ना? तो ये समय कौन-सा होता है 25 से लेकर के 40 या 45 के बीच का समय होता है और यही समय वाक़ई में ही एक मतलब जवानी का, एक जोश का, एक जुनून का वो ज होता है जिसमें हम कुछ भी करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, दिन-रात कमाते हैं, है ना? अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं। ये वो समय लेखक ने यहाँ पर बताया है। इसके पूर्व हमारे जीवन की भूमिका या फिर तैयारी का काल है। इसके पहले का जो काल होता है, 25 से पहले का जो समय होता है, वो हमारे जीवन की क्या है, भूमिका उसमें लिखी जा रही होती है। तैयारी हम कर रहे होते हैं अपने आगे जीवन के लिए। और बाद फलागम या निमिसिस की प्रतीक्षा है, जो हमारे हाथ में था, जिसे करने के लिए हम जन्मे थे, वह वस्तुतः घटित होता है 25 और 45 के बीच में। आगे कहते हैं कि जो सर्जक है, जो सृष्टि करता है, वह निश्चय ही चिर युवा होगा। ठीक है? चिर युवा नहीं यानी कि लंबे समय तक वो युवा बना रहेगा जो सर्जक है। सर्जक यानी कि जो क्रिएटर है, जो कुछ करने वाला है, जो क्रियाशील है, जो सृष्टि करता है, ये सृष्टि का निर्माण करने वाला है, वह हमेशा ही क्या रहेगा? हमेशा ही युवा रहेगा, है ना? प्राचीन या बहुकालीन का अर्थ जर्जर या बूढ़ा नहीं होता है, जो सर्जक है, पिता है, प्रॉफिट है, नई लीक का जन्म है, वह फिर जाता है। आगे जवानी एक चमाचम धारदार खड़क है, उस पर चढ़कर हँसी धारावात या वीराचार करने वाली प्रतिभाई पावक दग्ध होठों से देवताओं की भाषा बोल पाती है। युवा अंग के पोर-पोर में फास्फोरस जलता है ना? यहाँ पर कौन-सा केमिकल लिख रखा है ध्यान देना और युवा मन में उस फास्फोरस का रूपांतर हजार सूर्यों के सम्मिलित पावक में हो जाता है। आगे वास्तव में 30वां जो वर्ष होता है अपने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा होगा साइकोलॉजी वगैरह, है ना? टीचर है तो सभी पढ़ते हैं कभी ना कभी। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि जो ये समय होता है किशोरी अवस्था से लेकर के युवा अवस्था तक का, उसमें बच्चों के मन में नई-नई चीज़ें हैं, नए-नए विचार, नई-नई उमंगें, नई-नई जो है पनपते रहते हैं ना, उनके अंदर बहुत जुनून होता है, कुछ भी कर गुज़रने का और यही जो प इसका ही परिणाम हमें आगे जाकर के 25 से 45 के बीच में मिलता है। वास्तव में जो 30वां वर्ष है, वो जीवन के सम्मुख अन्न उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। वास्तव में जो 30वां वर्ष है वो जीवन के सम्मुख अन उठाए एक प्रसन्न चिन्ह को उपस्थित करता है और उस प्रसन्न चिन्ह को पूरा-पूरा उसका समाधान मूल्य हमें चुकाना ही पड़ता है। किसी भी पुरुष या नारी की कीर्ति गरिमा इसी प्रसन्न चिन्ह की गुरुता और लघुता पर निर्भर करती है। गौतम बुद्ध ने 29 की अवस्था में गृह त्याग कर अमृत के लिए महाअभिनिष्क्रमण किया था। महाअभिनिष्क्रमण गौतम बुद्ध के घर त्यागने की जो प्रक्रिया है, उसे महाअभिनिष्क्रमण का नाम दिया गया है। ये तो गौतम बुद्ध का नाम यहाँ पर आया और उन्होंने 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। यीशु क्राइस्ट ने भी 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश सरमन ऑन द माउंट ठीक है, बताया था आपको पहले इंग्लिश के शब्द इसमें जो लेखक है उन्होंने प्रयोग किए हैं। तो सरमन ऑन द माउंट गिरी शिखर प्रवचन दिया था, ये ध्यान रखना है। यीशु क्राइस्ट ने कब दिया था? 30 वर्ष की अवस्था में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं और 33वें वर्ष में उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। कि 33वें वर्ष में किस पर चढ़ा दिया गया? सूली पर चढ़ा दिया गया, ठीक है? जिन्होंने इस देश को जिन्होंने इस देश को क्या बल्कि दुनिया को जागरूक करने का कोशिश किया है, जिन्होंने कुछ अच्छा काम करने की कोशिश की है ना, उनको ये जो नफ़रती लोग हैं ना, वो कहीं न कहीं उनका हाल खराब ही कर देते हैं, मार ही देते हैं, है ना? वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र को भी 30 के आस-पास ही वास्तव में 27 वर्ष की वयस में यानी कि अवस्था में वनवास मिला था। ये ध्यान रखना है। आगे तीसोत्तर 30 के बाद का जो दशक होता है ना? 30 के बाद का जो दशक होता है, जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र होता है, जिसमें हम अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। यह काल गधे पच्चीसी के विपरीत एक छोरदार काल है, जिस पर चढ़कर पुरुष या नारी अपने को आविष्कृत करते हैं। आगे कहते हैं लेखक मैं 40 वर्ष जी चुका, ठीक है? मैं कितने वर्ष जी चुका? 40 वर्ष जी चुका। 40 वर्ष ही तो असली जीवन काल है। तुम जानते हो कि 40वां माने कि चरम बुढ़ापा। 40 के बाद क्या होता है? बुढ़ापा आने लगता है लेकिन लेखक तो यहाँ पर 40वें को क्या मानते हैं? पूरा मतलब फुल बुढ़ापा इस समय आ जाता है। दरअसल 40 से ज़्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है और अनैतिकता है भई, ऐसा ना भूलें, है ना? भाद्र की पहली नक्षत्र है मघा। भाद्र की पहली नक्षत्र क्या है? मघा है। मघा में अगाध जल है।
पृथ्वी की तृषा, तृषा यानी कि प्यास, आश्लेषा और मगहा के जल से ही तृप्त होती है। ठीक है, मगहा के जल से ही यानी कि बारिश के जल से ही तृप्त होती है। यदि मगहा में धरती की प्यास नहीं बुझी तो उसे अगले संवत्सर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अगले साल तक जब तक बारिश का समय होता है तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आगे है उत्तर फाल्गुनी भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र, जो समूचे पावस में मगहा के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र है। मगहा के बाद, मगहा यानी कि बारिश का मौसम, मगहा के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र है। इसका पानी स्वास्थ्यप्रद और सौभाग्य कारक होता है ना? भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र जो होती है उसके बाद उसका पानी कैसा होता है? स्वास्थ्यप्रद और सौभाग्यकारी होता है। एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है कि एक ही नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि नदी की धार क्षण प्रतिक्षण और ही और होती जा रही है। काल प्रवाह भी एक नदी है और इसकी भी कोई बूंद स्थिर नहीं है ना? काल जैसे काल प्रभावी काल जो समय होता है ना, वो भी एक नदी के प्रकार होता है। नदी जैसे हमेशा बहती रहती है और उसकी जो धार होती है वो हमेशा बदलती रहती है ना? वैसे ही हमारे पास जो समय है वो भी इसी तरह से चलता है। आगे कहते हैं ययाति की तरह पुत्रों से यौवन उधार लेकर, ये पंक्ति जा चुकी है ना? ययाति की तरह पुत्रों से यौवन उधार लेकर, अर्थात मैं कोई नौकरी ना करके कॉलेज में अध्यापन करूँ तो मुझे 55 या 60 वर्ष की आयु तक युवा शिष्य-शिष्याओं के मध्य वास करने का अवसर सुलभ होगा। ठीक है? आप जानते हैं जो कॉलेज में या फिर अध्यापन वगैरह करने के लिए 60-62 साल तक की उम्र तक वह बच्चों के बीच में ही रहते हैं। मैं इनकी आशा, आकांक्षा, उत्साह, साहस, उद्यमता आदि से वैसे ही अनुप्राणित और अविष्ट रहूँगा, जैसे चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। आगे कहते हैं कि 1922 ईस्वी में लेनिन ने लिखा था, लेनिन का नाम यहाँ पर आया है। 1922 ईस्वी में लेनिन ने लिखा था, उस सारी सभ्यता संस्कृति को जो पूंजीवाद निर्मित कर गया है, हमें स्वीकार करना होगा और उसके द्वारा ही समाजवाद गढ़ना होगा। पूर्व पीढ़ी के सारे ज्ञान, सारे विज्ञान, सारी यांत्रिकी को स्वीकृत कर लेना होगा। उसकी सारी कला को स्वीकार कर लेना होगा। आगे हम सर्वहारा संस्कृति के निर्माण की समस्या तब तक हल नहीं कर सकते। हम सर्वहारा संस्कृति के निर्माण की समस्या तब तक हल नहीं कर सकते जब तक ये बात साफ-साफ नहीं समझ लेते कि मनुष्य जाति के सारे विकास और संपूर्ण सांस्कृतिक ज्ञान को आहरण किए बिना यह संभव नहीं, और उसे समझकर सर्वहारा संस्कृति की पुनर्रचना करने में हम सफल हो सकेंगे। तरुण, मना कर दे। सर्वहारा संस्कृति अज्ञात शून्य से उपजने वाली चीज नहीं, और ना यह उन लोगों के द्वारा गढ़ी ही जा सकती है जो सर्वहारा संस्कृति के विशेषज्ञ विद्वान कहे जाते हैं। ये सब बातें मूर्खतापूर्ण है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। सर्वहारा संस्कृति उसी ज्ञान का स्वाभाविक सहज विकास होगा जिसे पूंजीवादी, सामंतवादी और अमलातांत्रिक व्यवस्थाओं के जुए के नीचे हमारी संपूर्ण जाति ने विकसित किया है। आगे कहते हैं कि आज जोखिम वह उठा रहा है जो नदी की वर्तमान धारा के प्रतिकूल धारा के हुक्म को अस्वीकारते हुए कह रहा है, मूल्य भी क्या तोड़ने की चीज है? जो तोड़ोगे वह बदला जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। जो पुरानी परंपराओं, जो पुराने मूल्य या फिर धारा के विपरीत जो चलता है इंसान, वो क्या है? वही जोखिम उठा रहा है। आगे कहते हैं कि अतः मैं धार के साथ ना बहकर अकेले-अकेले अपने अंदर की अमृता कला का अस्वीकार करने को कृत संकल्प हूँ। ठीक है? मैं धार के साथ नहीं चल कर के अकेले-अकेले ही अपने अंदर की जो अमृता कला है, उसी का आविष्कार करने के लिए संकल्प हूँ। बिना रोध के, बिना तट के जो धार है, वह कालमुखी वन्या है। रोधवती और तटिनी नहीं है। यों यह तो मैं मानता ही हूँ कि सर्जक या रचनाकार के लिए नॉन कन्फर्मिस्ट होना बहुत जरूरी है। आगे कहते हैं कवि या किसी भी साहित्यतर क्षेत्र के सर्जक या विधाता को यह बात भी गांठ में बांध लेनी चाहिए कि शत प्रतिशत अस्वीकार या नॉन कन्फर्मिज्म से भी रचना या सृजन असंभव हो जाता है। पुराने के अस्वीकार से ही नए का आविष्कार संभव है। अगर हम हमेशा पुरानी चीज़ों पर ही चलते रहेंगे तो नए का आविष्कार करने की क्या ही ज़रूरत पड़ेगी।
है ना? तो पुरानी चीज़ों को हमें अस्वीकार करना पड़ता है, तभी नए का आविष्कार संभव होता है, तभी हम कोई नई चीज़ की खोज कर पाते हैं। ये कुछ हद तक तो ठीक है, परंतु नए भावों या विचारों के उद्गम के बाद उपकरण या अभिव्यक्ति के साधन का प्रश्न उठता है और इसके लिए नॉन कन्फर्मिज्म को त्याग कर 75 प्रतिशत पुराने उपकरणों में से ही निर्वाचित संशोधित करके कुछ को अस्वीकार कर लेना पड़ता है। रचना की आइडिया के आविष्कार के लिए तो अवश्य विद्रोही मन होना चाहिए। ठीक है, रचना अगर हमें कुछ नई क्रिएटिविटी करनी है, कुछ नई खोज करनी है, तो हमारे अंदर विद्रोही मन होना चाहिए। पुराने को जब हम अस्वीकार करेंगे, पुराना हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी, तभी हम नई की खोज में लग जाएँगे। परंतु रचना का कार्य प्रोसेस आइडिया के आविष्कार के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता है। रचना प्रक्रिया में स्वीकारवादी मन की भी उतनी ही आवश्यकता है, अन्यथा आइडिया या ज्ञान का क्रिया में रूपांतर संभव नहीं है। ठीक है? पुराने चीज़ों के आधार पर ही हमें नए आइडियाज़ आते हैं, है ना? कि जैसे पुरानी चीज़ हमें कोई पसंद नहीं है और हम सोचते हैं ये चीज़ ऐसे नहीं बल्कि वैसे होनी चाहिए, तभी हमारा मन कल्पना कर पाता है जब पुराना हमारे पास होगा। इसीलिए रचना प्रक्रिया में हम कोई नई चीज़ की अगर खोज करेंगे तो उसके लिए स्वीकारवादी मन की भी उतनी ही आवश्यकता होती है, ना कि नए आविष्कार करने की। अतः प्रत्येक सर्जक या विधाता जीवन के चाहे जिस क्षेत्र की भी बात हो, विद्रोही और स्वीकारवादी दोनों साथ ही साथ होता है। और एक दिन वह भी जाएगा जब कोई चिल्लाकर मेरे कानों में कहेगा 5 ओ क्लॉक यानी कि 5 बज गए, 5 बज गए। कोई मेरे शीश पर घंटा बजा जाएगा, कोई मेरे हृदय में बोल जाएगा बहुत हुआ, बहुत भोगा अब नहीं। अब अहम अमृतम इच्छामि। एहिम वानप्रस्थम चरिष्यामि। और तब मैं व्यवस्था के पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। मंच से बाहर आ जाऊंगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम मतलब इस जीवन हमारा खत्म हो जाएगा। हमारा जीवन जब समाप्त होगा, जब हम मृत्यु के निकट जाएंगे तो मृत्यु हमसे आकर क्या कहेगी कि बस अब बहुत भोग लिया, अब दूसरे की बारी है ना? तुम्हारा बहुत समय है जो पूरा हो चुका है। तो धीरे-धीरे मैं क्या करूँगा, उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मन से बाहर आ जाऊँगा और अपने को विसर्जित कर दूँगा, लोकारण्य में खो जाऊँगा। अपरिचित वृक्षोपम अवसर प्राप्त रिटायर्ड स्थाणुओं के महाकांतार में। पर अभी नहीं, अभी तो मैं विश्वेश्वर के सांड की तरह जवान हूँ। आगे लेखक ये भी कहते हैं, मतलब बड़ा ही हास्यप्रद कहें या फिर हम इसको एक बहुत ही गहराई की ये बात बताई गई है, जीवन हमारा क्या है, नश्वर है। तो इस चीज़ को लेकर भी लेखक ने ये जो निबंध लिखा है, काफ़ी अच्छा है। आपको क्या सीखने को मिला है कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना। अगर आप शुरू से लास्ट तक पूरा हिंदी साहित्य या फिर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे पेड बैच से भी जुड़ सकते हैं। पेड बैच चलता है केवल और केवल 999 फीस है। कंप्लीट तैयारी आपको वहाँ पर करवाई जा रही है।